बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बड़ी अदालत के बड़े फैसले की। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक पीर को रिपोर्ट जमा करवाएं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया। वफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा कराया गया तहरीरी मुवक्कफ भी सामने आ गया। पार्लियामान ने फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कहते हैं कि फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी होती है। वफाकी हुकूमत ने अदालत की हुक्म अदूली नहीं की है। पार्लियामेंट ने फंड्स दें की मंजूरी नहीं दी है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। 26 अप्रैल को बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया है। अरकान कौमी असम्बली को आज ही पहुंचने की हिदायत कर दी गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का भी इजलास तलब कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादी भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी आज होगा, जबकि आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक होंगे। अस्करी हुकाम और दीगर भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के नतायज भुगतने को तैयार हैं। बहरान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जमान पार्क से आ रहा है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का बयान, हम समझते हैं कि एहतजाज करना जरूरी है, नतायज पहले भी भुगते हैं, अब भी भुगत लेंगे, हम किसी किस्म की तकसीम के साथ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि वो जो चाहें कर गुजरें। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी तनकीद। नतायज के हवाले से बोले कि नतायज पहले भी भुगते हैं और अब भी भुगतेंगे। यहाँ पर बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट की 8 जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के दिफा 3-6 और 9 को बनाया गया। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करता बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात तजावुज़ किया है। चीफ जस्टिस बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के दिफा 3-6 और 9 को बनाया गया है। यहाँ पर आपको हम खबर से आगाह कर, इदारों के खिलाफ मुतनासिब बयान केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी गई हैं। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कप्तान बोले कि आए रोज मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हुक्मरान ये सब कुछ सिर्फ करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। तो पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। आज चीन से 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। ये रकम चीन की मंजूर करता 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ट्वीट लिखा, चीन कर्जे की मद में 1 अरब डॉलर पहले ही दे चुका है। रकम से मुल्क की मुतल्लक़ के ज़ख़ायर में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। UAE हुकाम ने नई IMF को भी आगाह कर दिया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। चीन से 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। ये रकम चीन के मंजूर करता 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ट्वीट लिखा, चीन के कर्जे की मद में 1 अरब डॉलर पहले ही दे चुका है।
यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे तक नहीं पहुंचा है। एमडी आईएमएफ का पाकिस्तान के हवाले से बयान, बेहतर है कि पाकिस्तान वहां तक ना पहुंचे। उम्मीद है पाकिस्तान को श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की की जानिब गामजन हो। पाकिस्तान से इस वक्त अक़वामी माली सपोर्ट की यकीन दहानी चाहते हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे तक नहीं पहुंचेगा। एमडी आईएमएफ का पाकिस्तान के हवाले से बयान, बोली बेहतर है कि पाकिस्तान वहां तक ना पहुंचे। उम्मीद है पाकिस्तान को श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी, एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, ईद पर पूरी 5 छुट्टियां होंगी। मीठी ईद की खुशियां जी भरकर मनाएं। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियां। हफ्ते को ईद होने की सूरत में परदेसी जुम्मे से मंगल तक ईद की छुट्टियां मनाएंगे। ईद पर हुकूमत का 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाने का ऐलान। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा से ट्रेनें चलेंगी, जबकि हुकूमत का मुलाजिमीन को अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से पहले अदा करने का फैसला किया गया, जबकि माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले होगी। तो बड़ी खुशखबरी है, हुकूमत ने 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ईद करीब आते ही तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। रेडीमेड कपड़े ने खवातीन की परेशानियां दूर करती हैं। फैसलाबाद की मार्केटों में पेशावरी चप्पल की धूम है। पेशावरी चप्पल महंगी होने से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। ताजिरों का शिकवा है कि महंगाई की सूरत हाल यही रही तो ईद भी नहीं मना सकते। आपको बता रहे हैं महंगाई तो जारी है, लेकिन ईद करीब आ गई है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रेडीमेड कपड़ों ने खवातीन की परेशानियां दूर करती हैं। फैसलाबाद की मार्केटों की बात करें तो पेशावरी चप्पल की धूम है। पेशावरी चप्पल महंगी तो हो गई है, जिससे खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। महंगाई की सूरत हाल यही रही तो ईद भी नहीं मना सकेंगे। ताजर शिकवा कोना है। नासरीन, मुल्क में एक बार फिर बादलों का नया स्पेल आने को तैयार है। पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से 20 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में जलाबारी का भी इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा मौजूद है, जबकि MTA ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ईद पर मौसम खुशगवार होने की तवक्को है। मुल्क में एक बार फिर बादलों ने एंट्री डाल दी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से 20 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में जलाबारी का भी इम्कान, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा मौजूद है। MDA ने अलर्ट जारी कर दिया। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदूली और बगावत के जुमरे में आती है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, बोले जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करवाकर ही दम लेंगे। अदलिया आइन और कानून का झंडा बुलंद रखेगी, मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। नाअहल चाबे वाले खिलौनों ने सियासी, मुआशी, इक्तसादी और अदालती बुनियादें हिलाकर रखती हैं। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। तो शेख रशीद की बड़ी पेशगोई करती है। उन्होंने आपको आगाह कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदूली और बगावत के जुमरे में आती है। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करवाकर ही दम लेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ रुपए कमीशन की वसूली का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। एंटी करप्शन हुकाम की परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियों की इंक्वायरी, तहरीक इंसाफ के सदर के खिलाफ किसी भी वक्त मुकदमा दर्ज हो सकता है। उधर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला भी कल अदम करार दे दिया है।
यहाँ पर आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक मुकदमा खारिज है। दूसरे मुकदमे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। भक्कर अदालत ने दजल चेक पोस्ट हमला केस खारिज कर दिया है। दूसरे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस की हवालगी को चैलेंज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक मुकदमा खारिज, जबकि दूसरे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। भक्कर अदालत ने दाचल चेक पोस्ट हमला केस खारिज कर दिया। दूसरे में जिस्मानी रिमांड 3 रोज के लिए मंजूर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस की हवालगी को भी चैलेंज कर दिया है। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला आज होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में आमने सामने आ गई हैं। चौधरी यासीन अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। दोनों जमातों की जानिब से मेंबर पूरे करने की कोशिशें। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद हुकूमती अरकान को 32 और अपोजिशन जमातों को 20 अरकान की हिमायत हासिल है। सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। का जहां मुल्तान कसूरी चौक में माह सयाम के बाबरकत महीने में फिनियाँ तैयार की जाती हैं। ये कैसे तैयार की जाती हैं, तरीक़ाकार क्या है और शहरी इस्तेमाल करते हैं, इसी पर मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। शाहजहां बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कसूरी चौक पर। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से बात की जाए तो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जिसका आज तीसरा अशरा शुरू हुआ पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर एक कारीगर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिनियाँ लगी हुई हैं। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये बताएं कि सर ये फिनियाँ जो हैं इसी सीज़न में या रमज़ानुल मुबारक में या ईद पे नज़र आती हैं, इसकी मेन वजह क्या है? वालेकुम अस्सलाम सर, इसकी मेन वजह यह है कि ये माह रमज़ान में बहुत यानी कि लोग इसको पसंद करते हैं और सहरी के वक़्त में ये इस्तेमाल में आती हैं और ये बहुत अच्छी होती है। इस वजह से ये माह रमज़ान में नज़र आती हैं। अच्छा सर, दूसरी बात आप मुझे इसका थोड़ा सा तरीका बता दें तैयारी का। ये तैयार कैसे की जाती है? सर इसके लिए पहले तो मैदा लेना पड़ता है, उसके बाद उसकी गुंदाई अच्छे तरीके से 2 से ढाई घंटे की जाती है। उसके बाद इसको हाथों की मदद से बारीक किया जाता है। फिर ये घी में, अच्छे घी में फ्राई की जाती हैं। फिर ये टोकरों में लगाई जाती हैं और फिर ये बिकने के लिए तैयार होती हैं। अच्छा सर, आपने ये बात की कि ये रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादातर लोग खाते हैं, सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये माह रमज़ान में एक तो बहुत अच्छी रहती है, दूध में डालकर बहुत अच्छा जायका होता है इसका, इसकी यही वजूहात है। और ये 1 साल बाद आती है, इस वजह से ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। जी हमने इनसे बात की, उनका कहना था कि ये फिनियाँ जो हैं ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में सेल की जाती हैं। बनाई भी इसी महीने में जाती है क्योंकि इनका जायका भी अच्छा है और ये सहरी में और अफ्तारी में भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इनको बनाने का तरीका भी हमने इनसे पूछा। उनका कहना था कि ये मैदे के ज़रिए बनाई जाती हैं और ये बहुत ही लजीज होती हैं और ज़्यादातर ईद के दिनों में भी खाई जाती हैं। जी शाहजहां, आपका शुक्रिया अपडेट करने। नरवाल के नवाही गांव थल्ले कलां के रिहायशी राशिदा को ससुराल ने मुबैना तौर पर जहर पिला दिया है। राशिदा की 12 साल कबल शहजाद नामी शख्स से शादी हुई थी। आपको बता रहे हैं, राशिदा की 12 साल कबल शहजाद नामी शख्स से शादी हुई थी। खातून 3 बेटियों और 2 बच्चों की माँ है। हालत गैर होने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून के मुताबिक ज़बरदस्ती जहर पिलाया गया है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर नरवाल में, जहाँ
पर नारोवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नारोवाल में नवाही गांव थल्ले कलां के रिहायशी राशिदा को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर पिला दिया। राशिदा की 12 साल कबल शहजाद नामी शख्स से शादी हुई थी। खातून 3 बेटियों और 2 बच्चों की माँ है। हालत गैर होने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि पिंडी फाउंडेशन की तरफ से मुसलसल दूसरे साल भी दफ्तार दस्तरखान का एहतमाम जारी है। ब्यूरो चीफ पिंडी मलिक एहतशाम फारूक से मज़ीद जानते हैं। जी एहतशाम। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि आप रमज़ान के बाद मेरा बिल्कुल इरादा है। अगर तो मुझे यहाँ पे कल ही इजाज़तनामा दे दिया जाता है कि जी आप यहाँ पर आके सिर्फ इजाज़त दे देंगे, लगाए दस्तरखान, हमें किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आवाम ही इस टाइम पे जो आवाम की खिदमत कर रही है, हुक्मरान चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे इस टाइम पे। अगर वो ये सब कुछ कर रहे होते तो मैं और ये सारे लोग मिल के ये काम ना कर रहे होते, हम भी अपने अपने घर चला रहे थे, स्कूल कर रहे होते। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे टीम पिंडी फाउंडेशन अफ्तार दस्तरखान यहाँ पे तैमूर साहब, जो कि यहाँ पे ये सारा कुछ देख रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ दोस्त यार हैं जो कि दिन के कोई एक दिन की यहाँ पे अफ्तारी करवा देते हैं, कोई किसी और दिन की। इन्होंने 5-6 महीने पहले किसी रावलपिंडी को एक एप्लीकेशन दी कि हमें यहाँ पे जगह स्पेस दी जाए ताकि हम गरीब लोगों के लिए प्रॉपर्ली हर दिन के हिसाब से दस्तरखान लगाएँ, लेकिन वो परमिशन इनको ना मिल सकी ताकि क्योंकि यहाँ पे कैंट का एरिया है, तो यहाँ पे कैंट फौज से यहाँ पे इजाज़त देना लाजमी है। और मैं भी कोई एहतशाम चित्राल में वाक़ई बरीप में सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने अपने जायज़ हुकूक के लिए इसी हफ्ते ज़िला चित्राल दूसरी पार्शल राउंड हड़ताल की है और मुजाहरा भी किया है। मुतासरीन का कहना है कि चित्राल की इनकी जान माल की हिफाजत के लिए चिकन कोल के सलाफी नाले में ज़िला अपर चित्राल हिफाजती दीवार तामीर की जाए और इन लोगों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी जान माल महफूज रह सके। तफसीलात जानते हैं गुलाम अहमद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला पर चतराल की वादी ब्रेप में सैलाब मुतासरीन ने इसी हफ्ते अपने जायज़ हकूक़ के लिए दूसरी मरतबा एहतजाजी जलसा किया, जिसकी सदारत श्री सुल्तान ने की, जबकि विलेज कौंसल कूश के नाज़िम अहमद खान मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर ब्रिप में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल भी रही और वादी अरखुंद और बोगल की सड़क को भी ब्लॉक किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि 19 अगस्त 2022 को यहाँ ग्लेशियर पटने यानी ग्लोव इवेंट की वजह से तबाहकुन सैलाब आया, जिसके नतीजे में 60 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 3 जमात खाने, एक मस्जिद, यूटिलिटी स्टोर, पेट्रोल पंप, कई दुकानें और बागात भी सैलाब की जद में आ गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आला महमूद खान ने यहाँ का दौरा करके 25 करोड़ रुपए के ऐलान किया, मगर अभी तक वो रकम यहाँ नहीं पहुँची। उन्होंने कहा कि आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट यानी आका के रीजनल प्रोग्राम मैनेजर अमीर मोहम्मद और उसकी टीम ने भी यहाँ का दौरा करके हमें हिदायत की कि अपनी बकरियां फरोख्त करें, क्योंकि ये बकरियां उन पौधों को खाती हैं जो बर्फ को पिघलने से रोकती है। उन्होंने कहा कि हमने औने पौने दाम पर अपनी बकरे और माल मवेशी फरोख्त किए, मगर चिकन गोल नाले में हिफाजती दीवार बनाने का जो वादा RPM ने किया था उससे वो मुकर गए। दूसरी बार कैनेडियन सफारत खाने की टीम के साथ एक बार फिर अमीर मोहम्मद ने यहाँ का दौरा किया। उस मौके पर 25 करोड़ रुपए के ऐलान हुआ था, मगर वो रकम भी अभी तक नहीं मिली। उन्होंने करारदाद के जरिए इस इलाके की हिफाजत और मुतासिरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें महफूज जगह में ले जाए, हमारी जान को खतरा है। और हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें किसी सेफ जगह पे मुंतकिल करें ताकि हमारी जान बच सके। आइंदा के लिए ये हमारे लिए ख़तरा बन चुका है। वैसे देखा जाए तो जान और माल का ख़तरा है वहाँ पे, इसीलिए जो है ना हमने ये ज़रूरी समझा कि हम जो है ना यहाँ से नीचे आ जाएं। अब इदारा वाले कहते हैं कि ये 2023 के प्लान में नहीं है। यार 2023 के प्लान में अगर नहीं है तो आप हमारी बकरियों को क्यों ना आपने नीलाम कर दिया। मेरा नाम सुल्ताना है और सैलाब की वजह से ना हमारे घर की दीवारें जो है गिर गए और वो भी हमारा घर है ना उसकी दीवारें भी गिर गए। अगर दूसरी बार सैलाब आ जाएगी तो हमारी जान को भी खतरा है। इस सर्द इलाके में या अप्रैल के महीने आप खुद देख रहे हैं कितने सर्दी है। जनवरी फरवरी में हमारी आवाम खिमों में रह रही थी, कहाँ थी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। वो मैंने यहाँ पर कारोबार शुरू किया था सीमेंट का, सरिये का, लकड़ी का और बुश का। हालिया सैलाब की वजह से वो बहुत बुरी मुतासिर हुआ। कि 19 अगस्त 2022 को यहाँ पे सैलाब आया था, तबाहकुन सैलाब, जिसकी वजह से कम बेश 65 गिराने मलिया मीट हो गए।
वो अभी तक दरबदर की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे हज़ारों बागात चले गए है, माल मवेशी चले गए। अब हम लोग जो पानी पीते हैं वो हम डायरेक्ट पाइप नालों में लगा के, जो सैलाबी नाले हैं वहाँ पे लगा के गंदे पानी पीने पर मजबूर हैं। जलसे से फरमान निज़ार डॉक्टर मोहम्मद अज़हर खान, मिक़दार अली खान, मीर रहीम, अल्लादाद, अमीर हाजी, तासिन नाज़िम, सरदार हकीम, सराजुन्निसा बीबी, अनबरीन बीबी और दीगर ने अज़हर ख्याल किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने 3 दिन के लिए अपना एहतजाज खत्म करके पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। जलसे में 10 देहात के लोगों ने शिरकत की, जिसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि UNDP के फंड से चलने वाले ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट में यह इलाका शामिल नहीं है, जहां 2005 से ग्लोफ इवेंट की वजह से बार बार सैलाब आता है। इन लोगों का हुकूमत के साथ साथ इदारों से भी ये मुतालबा है कि उनके साथ फौरी तौर पर मदद की जाए ताकि आने वाले सैलाबों में इनकी जान और माल महफूज हो सके। अहमद चतराल। सादकाबाद में चौथा विंग चुलिस्तान रेंजर्स की ने फौजी फर्टिलाइजर सादकाबाद कंपनी के ताउन से रेंजर्स पब्लिक स्कूल मंठार के 2 न्यू सादकाबाद क्लासरूम्स का इफ्तिताह कर दिया और बच्चों में स्कूल बैग और किताबें भी तकसीम की गई हैं। सादकाबाद से अल्ताफ इलाही मेहर की रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता रहे हैं सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर्स के ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद चचुआ और सादकाबाद कमांडर चोलिस्तान रेंजर्स ब्रिगेडियर रिजवान नसीर रेंजर पब्लिक स्कूल सादकाबाद मंठार के 2 न्यू क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर कमांडर चोलिस्तान सादकाबाद रेंजर्स ब्रिगेडियर रिजवान तनवीर ने बच्चों में स्कूल बैग और किताबें भी तकसीम की। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिजवान नजीर तनवीर का कहना था कि चौथा विंग चोलिस्तान रेंजर्स सादकाबाद इलाके के मकीनों की तालीम व तरबियत के लिए रेंजर्स पब्लिक स्कूल को चला रही है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। रेंजर्स पब्लिक स्कूल मंठार और सादकाबाद में बच्चों की बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कमांडर चोलिस्तान रेंजर्स ब्रिगेडियर रिजवान नसीर ने स्कूल का मुकम्मल विजिट भी किया और बच्चों से बातचीत भी की गई है। नारोवाल में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। काश्तकारों की एक बड़ी तादाद कटाई में मसरूफ है। मजदूरों ने गंदम की कटाई की उजरत का मिलने का शिकवा किया। नारोवाल और उसके मज़ाफ़ात में काश्तकारों की जानिब से गंदम की कटाई शुरू कर दी गई है। काश्तकारों की एक बड़ी तादाद गंदम कटाई में मसरूफ है। गंदम कटाई में काश्तकारों ने 6 माह के वसी पैमाने पर काश्त की जाने वाली गंदम की कटाई करके जिम्मेदार आंदे ने कही दईए का खरा तो मजदूर किथे जाएगा। मजदूरी तो घटती जान रही है दिनों दिन। मजदूर तो तंग है बहुत ज़्यादा, उन्हें तो फसिया करना ही करना है, उन्हें करना ही करना। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जान रही है। पिछले साल सिगरेट की डब्बी जी सी 60 रुपए की, ऐतक देने 150 रुपये की। मजदूरी तो उत्ते तुर गई। तो जिमीदार जो आंदा कि इन्होंने दो कख। जब बात मिली इस्लामी हक का खिताब, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी किसी सरमाया से चलने वाली जमात नहीं है। उनका कहना था कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और ख़ास फ़र्द के लिए नहीं बल्कि आपके लिए काम करती है। आपको एक ऐसा मुआशरा और निज़ाम दिया जाए जिसमें एक इंसान दूसरे का ग़ुलाम ना हो। तकवा का मतलब यही है कि इंसान जुल्म और जबर के लिए आमादा हो। सराजुल हक का ये कहना था। उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान पहाड़ों और दरियाओं का नाम नहीं, ये नज़रियाती मुल्क है। अमीर जमात इस्लामी का ये कहना था, साल गुजर गए लेकिन हमने एक दिन के लिए भी इस्लामी निज़ाम नहीं देखा। लोगों ने अपनी जानों के नजराने देखकर आज़ाद मुल्क आपको दिया है। 75 साल गुजर जाने के बावजूद अदालतों में कुरान और मज़हब का दर्स नहीं है। हुक्मरानों ने आपके बच्चों और अहल खाना को सेहत की बेहतर सहूलियात से महरूम रखा है। ये पाकिस्तान मुल्क किसका है? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको हक और जीने के हक से महरूम रखा है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। इन हुक्मरानों ने माफिया को फरोख्त दिया है, जबकि 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान आटे को तरस रही हैं। पाकिस्तान में क्या और किस चीज़ की कमी है? पैदावार होने के बावजूद कुछ नहीं मिलता। गुज़िश्ता 50 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी मुसल्लत है। सैलाब के बाद आज यहाँ आया हूँ, मगर यहाँ किसी को घर बनाने के लिए हुकूमत
حکومت کی طرف سے امداد نہیں ملی ہے۔ یہ ظلم کوئی نہیں آپ کا حکمران آپ کے اوپر کرتا ہے۔ اپنا حق اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، سراج الحق کا یہ کہنا تھا۔ حکومتی ناقص پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ اسلام آباد میں ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ اور پاکستان روپے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں امپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری مالکان اور بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لیبر کو بھی مختصر کر رہے ہیں، جو بے روزگاری کی بڑی وجہ ہے۔ اگر حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی نہ آئی تو انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے بیورو چیف پنجاب غضنفر علی اس وقت موجود ہیں۔ علی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈالر کی قیمتوں میں اگر بات کی جائے تو دن بدن ڈالر کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرے، جس کی وجہ سے ملکی معیشت جو ہے تباہ ہو کر رہ گئی۔ آج ملک میں اگر مہنگائی کی بات کریں تو آئل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، LPG گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی موسٹلی جو انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ بہت سارے انڈسٹری مالکان جو ہے دیگر ممالک میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خالد جمیل صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ انڈسٹری بحران کے حوالے سے کہ جو حکومتیں ہیں ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس قدر کمزور ہو گئی ہیں کہ انڈسٹری کے مالکان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ انڈسٹری ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر اس طرح ہے کہ چونکہ ظاہر ہے اب سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم بزنس کمیونٹی جو ہے نا بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، اور حالات تو ابھی یہ ہو گئے ہیں کہ تقریباً جو ہے نا میرے حساب سے تو 30-40% فیکٹریز جو ہے نا وہ آلموسٹ بند ہو چکی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پچھلے کافی عرصے سے جو ہے نا گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو نان اسینشل آئٹمز ہیں وہ اس کے امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب کچھ چیزیں اسینشل میں ڈال دی ہیں، جیسے فارماسیوٹیکل کو اسینشل میں ڈالا ہے، فوڈ آئٹم کو اسینشل میں ڈالا ہے، لیکن اس کی جو پیکنگ وغیرہ ہیں ان کو نان اسینشل میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر فوڈ یا فارما انڈسٹری ہے اس کو اگر پیکنگ نہیں مطلب مناسب قیمت پہ ملے گی تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے چلے گی۔ اب فارما کا را مٹیریل آ جاتا ہے لیکن اس کو پیکنگ نہیں مل پاتی ہے، تو اس پہ بھی اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کارپوریٹ بزنس جو ہے وہ تو شاید بہتر پرفارم کر رہے ہوں گے، لیکن جو ہمارا SME ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بزنس ہے، وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، کیونکہ ہماری تو امپورٹ ہوتی ہے بہت تھوڑی تھوڑی، اور زیادہ تر ہم یہاں لوکل ٹریڈر سے جو ہے نا وہ بائی کر کے چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہے امپورٹ کے اوپر، اس سے یہ ہوا ہے کہ جن کے پاس مٹیریلز پڑے تھے انہوں نے مناپلی بنا دی، انہوں نے کارٹل بنا دی، اور انہوں نے مطلب پرائسز جو ہے نا ایک دم سے ڈبل ٹرپل کر دیے۔ تو اب تو ہمارے لیے جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم ان حالات میں جو ہے نا وہ فیکٹری چلا سکیں۔ یا اسی طرح سے ظاہر ہے ہمارے ساتھ مطلب بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان وابستہ ہیں۔ انڈسٹری ہمیشہ مطلب ظاہر ہے روزگار بھی دیتی ہے، بہت سارا مطلب بزنس بھی کرتی ہے، ٹیکسز بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈسٹری جو ہے بہت سارے لوگوں کا گھر چلا رہی ہے۔ ایک انڈسٹری میں اگر بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لیبر جو ہے ان کے چولہے جل رہے ہیں، اور فارما کی آپ بات کر رہے ہیں، فارما کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسانی جانیں بچانے والی ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ آج غریب آدمی کی پہنچ سے اس قدر دور ہو چکی ہیں کہ ایک غریب مزدور جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتا، تو اپنے وہ خاندان کا علاج کس طرح کروائے؟ تو حکومت کو ایسی کون سی پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ اصل میں ہمیں چاہیے، جیسے آپ میڈیا ہیں تو ہمیں بیسیکلی جو ہے نا پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی بیسیکلی جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے نا وہ ایکسپورٹ کی وجہ سے کی ہے، یا تو ہمیں فارن سے انویسٹمنٹ آئے یا ہماری ایکسپورٹ ہو، مطلب 2 ہی ایسے سورسز ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کر سکتا ہے۔ جب تک ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے، اب دیکھیں نا مطلب میں مثال نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی انڈیا نے جو ہے نا وہ اپنی ایکسپورٹ کتنی بڑھا دی ہے، اس کی اکانومی کے دیکھیں، اس نے اس کا GDP دیکھیں، اس کے سارے باقی چیزوں کو دیکھیں، ہم اسی کے ساتھ آزاد ہوئے تھے نا۔ لیکن یہ کہ ہماری کچھ مطلب کچھ اس طرح کی پالیسیز، کچھ ایک دوسرے کے اداروں کے اندر جو ہے نا وہ انٹرفیرنس، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے ہمارا ملک دن بدن جو ہے نا وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور آگے تو ہم بزنس کمیونٹی کو حالات ہی نظر نہیں آتے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے تو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے مہینے فیکٹریاں بند ہو جائیں، اسے اگلے مہینے بند ہو جائیں، کچھ بند ہو چکی ہیں، تو آگے کی کوئی مطلب لا عمل بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر اس طرح سے پھر تو لوگ تو ظاہر اس لیے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور دوسرے بزنس میں جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر مینوفیکچرنگ میں آئیں گے تو مینوفیکچرنگ میں بہت سارے مسائل ہیں۔ یہاں آپ کو پہلے لینڈ پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بلڈنگ پہ کرنی پڑتی ہے،
پھر را مٹیریل لینے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد مینوفیکچرنگ کر کے پھر مارکیٹ میں ادھار دینا پڑتا ہے، پھر ریکوریاں کرنی پڑتی ہیں، ایک پورا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے افتخار جمال صاحب جو بتا رہے تھے کہ تمام تر اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر جو ہے۔ علی آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کا علاقہ بشیر آباد عرصہ ایک باسا کی نااہلی کی وجہ سے علاقہ پریشانی کا شکار ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں اور مسجدوں کے پار پانی کھڑا ہے، جس سے گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اہل علاقہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں نمائندہ شاہجہاں سے۔ شاہجہاں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں محلہ بشیر آباد میں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیوریج کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر روڈ کے اوپر پانی آ چکا ہے۔ ہم میرے پیچھے ایک مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر مسجد جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیں، یہاں پر 1 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہاں واسا والے نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے واسا والے کیوں نہیں آ سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ سر، یہ بتائیں کہ واسا والوں کے پاس آپ گئے تھے؟ ہاں جی، میں روزانہ جاتا ہوں، ایس ڈی او کو ملتا ہوں، جہاں جو بھی ادھر ورکر ہیں نا سب کو ملتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا آئے بھی ہیں گاڑی لے کے، لیکن وہ انہوں نے کام نہیں کیا کوئی بھی، پانی ختم ہو گیا، پھر واپس چلے گئے، اس دن کے بعد نہیں آئے۔ اور بڑی پریشانی ہے، کل مسجد میں ختم شریف ہے، لیکن یہ مسجد میں کوئی جا نہیں سکتا، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے، کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی وہ ان کو کپڑے نہیں دے سکتا، بہت پریشانی ہے۔ لوگوں کے گھروں سے آگے گلی میں چلے جائیں، گھروں میں پانی نکل رہا ہے، ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، سامان خراب ہو رہا ہے ان کا۔ اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں تو سر یہی کہنا چاہوں گا یہ جلد سے جلد یہ پانی نکلے ادھر سے، اور جو اعتکاف میں بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی سامان پہنچانے کی تنگی ہوتی ہے۔ سحری کے وقت کب میں آیا تھا سامان دینے، اس وقت بھی پانی تھا ادھر، صبح میں گرتے ہوئے بچے ادھر سے۔ اچھا سر، کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر پانی جو کھڑا ہے تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، واسا والے کچھ نہیں کر رہے؟ شروع رمضان سے پہلے کا ہے، صبح میں نے خود صاف کیا اس کو، خود صاف کیا ہے، اتر گیا تھا، میں نے کہا چلو راستہ بن جائے گا، پھر پانی دیکھو اب آپ کے سامنے پھر اکٹھا ہو گیا، رک ہی نہیں رہا ہے، ایک دفعہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے، پھر نیچے اوپر، یہی چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا پورا ماہ رمضان کا۔ جی ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، یہاں پر کوئی واسا والا نہیں آیا، کوئی سنوائی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گھروں میں پانی پہنچ گیا، مسجد جانے کا راستہ نہیں ہے، اعتکاف میں جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے کھانا پہنچانے کا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، ہم کہاں سے جائیں۔ شاہجہاں آپ کا بے حد شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ان سب کے ساتھ ہی SVFN نیوز کا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے